हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छे होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग वैसे ही बहुत अच्छे हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसी अच्छी अच्छी बातों के साथ अपनी कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि नायरा को अंश ने अपने सामने बिठा रखा था, और नायरा भी कोई कम थोड़ी न थी। वो भी लगातार पीछे सोफा पर टेक लगाए नीचे बैठे हुए लगातार बस अंश को ही देखे जा रहे थे, और उसके साथ ही लगातार अपनी दोनों नाखूनों को एक दूसरे के साथ रब किए जा रहे थे। जैसे अंश बार बार परेशान तो हो रहे थे, लेकिन वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड अपने आप को महसूस कर पा रहे थे। वो बार बार टैबलेट की तरफ ध्यान लगाते हुए उसके एक एक डिटेल्स को चेक कर रहे थे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तभी उनकी नज़र जो जाकर के फाइनली नायरा पर पड़ी जाती है, और वो उसकी तरफ देख करके अपनी पेंसिल से इशारा करते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो। नायरा जो अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहती है, कुछ तो नहीं कर रही। अंश कहते हैं, ये क्या किट 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 की आवाज़ आ रही है तुम्हारे तुम्हारे हाथों से। नायरा जी कहती है, ये एक स्पेशल योगा है, इससे मेरे बाल मजबूत और लंबे होते हैं, आपको भी करना चाहिए। अंश अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, मुझे ये सब फालतू योगा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। नायरा जी कहती है, आपके पास तो पैसा है, हो सकता हो ट्रांसप्लांट ही करा लिए होंगे आप। अंश जो उसको घूरते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर रहोगी तो मेरा दिमाग खराब करोगी, उठो। नायरा तुरंत ही अच्छे बच्चों की तरह खड़े होते हुए कहती है, मुझे भी यही लग रहा है, आपके सामने रहूंगी तो मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, तो मैं जाऊँ। जैसे ही नायरा ये बोल करके अभी जाने वाली होती है, तभी अंश कहते हैं, जब तक बात सुनती जाओ। नायरा जो बस अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, उसने कुछ बोला नहीं था, और वो जैसे ही पीछे मुड़ करके अंश की तरफ देखती है, तो इस वक्त सिर्फ अंश की बैक साइड ही उसको नजर आ रही थी। अंश हल्का सा अपने चेहरे को साइड में करते हुए नायरा की तरफ बिना देखे हुए कहते हैं, मुझे एस्प्रेसो चाहिए, 5 मिनट में तैयार करके लेकर आओ। ये सुनते ही नायरा जो जल्दी से अंश के सामने आकर खड़े होते हुए कहती है, कौन सा एक्सप्रेस चाहिए। अंश टैबलेट की तरफ ही देखते हुए कहते हैं, एस्प्रेसो। नायरा जो मुंह से करते हुए कहती है, ये अभी वो कुछ बोली नहीं वाली थी कि तभी अंश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, नो डोंट से कि तुम्हें ये बनाने नहीं आता है। नायरा जो कहती है, बनाने, मैं तो नाम पहली बार सुन रही हूँ, ये कौन सा पदार्थ है। सब्जी होती है, कोई डिश होता है, क्या नाश्ता है कोई। अंश अपनी पेंसिल से अपने फोrehead पर रब करते हुए कहते हैं, अजीब लड़की हो तुम्हें एस्प्रेसो नहीं पता। नायरा जी कहती है, नहीं पता है। वही अंश कहते हैं, ये एक टाइप का ड्रिंक होता है, लाइक काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड, कॉफ़ी मशीन में बनाया जाता है। ये सुनते ही नायरा जी कहती है, तो आप सिंपली कॉफ़ी नहीं बोल पा रहे थे, बार बार मुझे जलील करने की मौके ढूंढते हैं आप, कि जैसे ही कोई बढ़िया सा इंग्लिश वर्ड इनके दिमाग में आएगा मुंह पर मेरे मारेंगे, ताकि आपको मज़ा आ जाए मुझे जलील करके। यही चाहते हैं ना आप। अंश कहते हैं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें ऐसे बेसिक सी चीज़ें नहीं आती हैं, और मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई टीचर नहीं बैठा जो तुम्हें हर एक चीज़ बताने के लिए बैठा रहूँगा। जा करके किसी स्टाफ से पूछो। नायरा कहती है, मैं किसी स्टाफ से बनवा लेती हूँ। तभी अंश कहते हैं, मुझे तुम्हारे हाथ की ही बनी हुई चाहिए, और उसके साथ ही तुम्हें पता भी होना चाहिए कि वो बनती कैसे है। नायरा मुँह से करते हुए कहती है, जी ठीक है। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, करेले की सब्जी भी बना दूँ आपके लिए। अंश को वो दिन याद आ गया था जिस दिन नायरा का पैर जो कि डंबल से लड़ता है, और वो जा करके अंश के ऊपर ये प्लेट लिए दिए गिरे थे, जिससे ऑलमोस्ट सारे करेले की सब्जी अंश के ऊपर थी। वो याद करते ही अंश पीछे मुड़कर नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, इधर सुनो जरा। नायरा जब भी हैंडल के पास पहुंची थी, लेकिन तभी अंश की बातें सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराती है, फिर अपने चेहरे को तुरंत स्ट्रेट करके पीछे मुड़ते हुए कहती है, जी कहिए। अंश उसको वार्निंग देते हुए कहते हैं, ये जो तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हो ना, मत करो, खामा के इस दिन बहुत ज़्यादा पछताओगी तुम। और मैंने कहा नहीं तुम्हें करेला बनाने के लिए, तुम्हें बहुत पसंद है क्या। नायरा जो कहती है, करेला जैसी कड़वी चीज़ कड़वे लोगों को ही पसंद आती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। अंश कहते हैं, ओह तो तुम्हें कड़वी चीज़ नहीं पसंद है। नायरा जो कहती है, जी बिल्कुल नहीं। वहीं अंश कहते हैं, सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी जाओ बना कर लेकर आओ। नायरा जो जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकल जाती है, और वहीं अंशु टैबलेट को अपने हाथ में लेकर के पीछे सोफा पर आराम से लीन होते हुए कहते हैं, फिर तो तुम्हें टेस्ट कराना ही पड़ेगा एस्प्रेसो, कड़वे किसे कहते हैं तुम्हें समझ में तो आएगा। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त अर्जुन, क्रिश, अविरल, मानव और नितिन जो कि एक टेबल के चारों तरफ बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। नितिन जो कहता है, क्या बात है वैसे अर्जुन, इतने दिनों बाद ना, इतने सालों बाद हमारी याद कैसे आ गई तुझे। तुझे तो अंश के भी टाइम देने का मौका नहीं मिलता।
और हमारे साथ इस तरह कैफे शॉप में। अर्जुन जो कहते हैं ऐसे क्यों बोल रहे हो, और ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम लोगों के साथ मेरी दोस्ती कोई कम है अंश से, और मेरी अंश से भी ज़्यादा बात नहीं होती। और लड़कों में फ्रेंडशिप के लिए मतलब ये थोड़ा होता है कि हर दिन बात ही हो। हम जिस दिन मिलते हैं ऐसे मिलते हैं जैसे कितने क्लोज फ्रेंड हो, राइट। इस बात पर सबने अपना सिर हिला दिया था, इवन कृष्ण ने भी। अर्जुन जैसे कृष्ण की तरफ देखे थे वो एकदम से शांत पड़ गया था। लेकिन फिर अर्जुन जो अपने हाथ को ले जा करके उसके कंधे पर रखते हुए कहते हैं कम ऑन, तुम भी मेरे फ्रेंड जैसे ही हो। ये सुनते ही कृष्ण जो अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है सर आपकी यही आदत मुझे बहुत पसंद है। आपको पता है अगर आप जैसे अंशर होते तो कितना अच्छा होता। मैं हमेशा आपकी तारीफ करता हूँ अंशर के सामने। इस बात पर अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं वो तो जलकर राख हो जाता होगा। कृष्ण कहते हैं वैसे बात तो सही है सर, गुस्सा तो करते हैं लेकिन आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनकर उनको भी अच्छा तो लगता है। तो मानव जो आज के सुबह के सीन को याद करते हुए कहता है लेकिन मानना पड़ेगा अंश ने कितने सही तरीके से पूरी फैमिली के सामने अपनी होने वाली वाइफ को सपोर्ट किया, नहीं। अविरल जो कहता है ओ होने वाली वाइफ, क्या होने वाली वाइफ, मुझे नहीं लगता कि ये शादी करेगा अंश। उसे पता तो है ना कि वो कौन सी लड़की है, और अगर उसे नहीं पता तो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है यार। अर्जुन से थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछते हैं क्या पता है इस लड़की के बारे में, कुछ ऐसी बात है जो पता होनी चाहिए अंश को। अविरल जो कहता है अरे उस लड़की के बारे में तुझे भी नहीं पता ना, देख अब तू तो अपना दोस्त है, तुझसे क्या छुपाना। उस लड़की और अंश की मुलाकात मैंने तो करवाई थी, सारी अरेंजमेंट मेरी थी, ये सारा क्रेडिट अकेले अकेले खा रहे हैं। नितिन जो कहता है हम कोई क्रेडिट नहीं खा रहे भाई, पर ठीक है ना अगर अंश को उसमें इंटरेस्ट है तो है। अविरल जो कहता है सच्चाई जानता है अंश उस लड़की की। अरे वो क्या है और अंश कहाँ, मतलब वो बहुत ऊंचा है यार, समझ ले अगर अंश आसमान है तो वो लड़की जमीन नहीं बल्कि पाताल है। ये सुनते ही कृष्ण अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है एक्सक्यूज मी, इस तरह से नहीं बोल सकते तुम लोग उस लड़की के बारे में जब पूरी तरह से सच्चाई ना पता हो। और ऐसा नहीं कि अंश सर को कुछ पता नहीं है, वो अंश सर है, उन्हें सब कुछ पता होता है सबके बारे में। तो उस लड़की के बारे में नहीं पता होगा जिससे वो शादी करने जा रहे हैं। मानव जी कहता है वो अपनी फैमिली प्रेशर में आकर शादी कर रहा है कृष्ण, तुझे नहीं पता है वो अपनी मॉम को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है, मर सकता है, वो अपनी जान दे सकता है, तो शादी कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन जो बस शांति से सारे लोगों की बातों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। और जब पूरी तरह से सब लोग शांत पड़ जाते हैं तो वो धीरे से अपने सामने रखी टेबल पर अपने हाथ रखते हुए कहते हैं वैसे पहली मुलाकात कैसे हुई थी उस लड़की की, जानते हो तुम लोग। अविरल जी कहता है हाँ वही तो बताने जा रहा था मैं, पता नहीं कहाँ से भूल गया। हाँ तो सुन, पता है मेरे बड़े भाई ने बोला था अंश की रिपोर्ट वही चेक करता है ना, तो उन्होंने बोला था कि अगर इस आदमी ने स्ट्रेस लेना कम नहीं किया तो उसके दिमाग की नस फट सकती है। तुझे पता है नस फटने के बाद क्या होता है, इंसान टाइम बोल जाता है। मुझे तो लगा था कि भाई हमारे दोस्त, मैं उसे खो नहीं सकता यार, भले वो चाहे जैसा भी हो, बहुत डांटता है, बहुत नाटक करता है और पनिशमेंट भी देता है, लेकिन बहुत अच्छा है वो। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग से कितना क्लोज है। तो बस हमने उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए अपना तरीका इस्तेमाल किया। और फिर तभी मैनेजर कहता है ओह वो तेरा तरीका था, मैंने ऐसे कभी घटिया तरीकों को साथ नहीं दिया था, तूने मेरे को फोर्स किया था, बोले दारू पिलाऊंगा। नितिन जो कहता है हाँ मैं भी हाथ खड़ा कर रहा हूँ, मैं नहीं उसमें। इस बात पर अविरल जो कहता है आज हमारा अंश अगर उस लड़की के साथ खुश है तो वो मेरी वजह से। अगर उस रात मैंने उस नई वाली नायरा को और अंश को नहीं मिलवाया होता तो अभी भी हमारा अंश उस पुरानी वाली नायरा में अटका रहता। अर्जुन जो पूछते हैं कौन सी रात, क्या हुआ था उस रात। नितिन जो कहता है वैसे अभी उसने इतना बोला था कि तभी कृष्ण जल्दी से खड़े होते हुए कहता है कुछ नहीं, अरे ओ ऐसे ही सब पागलों की तरह बकवास कर रहे हैं, आप छोड़िए ना इन सब चीज़ों को। आपको अपनी कंपनी के लिए वो चाहिए था ना, वो बिल्डिंग, उसका टूर चाहिए था आपको, चलिए ना। वो मुझे भी थोड़ा सा लेट हो रहा है, अगर सही टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंचा ना तो अंश सर बहुत डांटेंगे। कृष्ण को इस तरह से घबराया देखकर अर्जुन जो कहते हैं वैसे अंश तो ऑफिस में है ही नहीं, उसे पता कैसे चलेगा कि तुम कितने बजे पहुंच रहे हो। इस बात पर कृष्ण कहता है आप उनको मामूली मत समझिए, वो हर एक एम्प्लॉय के डेटास को लेकर चलते हैं, और स्पेशली मेरा तो कुछ ज़्यादा ही। मैं उनका असिस्टेंट हूँ, फिर उनकी ना मीटिंग भी अटेंड करवानी है, और फिर कॉन्फ्रेंस मीटिंग है ना, बिना ऑफिस में चाहे पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाकी के लोगों को भी तो समझाना पड़ेगा ना, कुछ इंजीनियर कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी साथ में बैठेंगे। मुझे लगता है कि चलना चाहिए हमें। कृष्ण को इस तरह घबराया हुआ देखकर अर्जुन जो खड़े तो हो गए थे, वो समझ भी गए थे कि कृष्ण इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों ये बात नहीं समझ में आई थी। मैं कृष्ण अंदर ही अंदर कहता है अगर अर्जुन, कृष्ण अपने मन में कुछ सोचे जा रहा था, अगर गलती से भी अर्जुन सर को अंश और नायरा
नहीं नहीं नहीं, अंश सर के बारे में नहीं पता चलना चाहिए अर्जुन सर को, वरना ये तो पक्का जा कर के उस छोटी सी लड़की को बता देंगे, और अगर अनु को पता चला तब तो बवंडर आ जाएगा। वो यही सब सोचते हुए अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अर्जुन उसको पीछे से टैप करते हुए कहते हैं, उधर कहाँ जा रहे हो, गाड़ी तो यहाँ खड़ी है। वो इतना ज़्यादा अपने दिमाग के ख्यालों में गुम हो गया था कि वो भूल ही गया था कि उसकी गाड़ी कहाँ है। वो जल्दी से पैसेंजर सीट का दरवाज़ा अर्जुन के लिए खोलता है और खुद भी आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वो आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त नितिन, अविरल और माना तीनों की तीनों पुणे के लिए निकल गए थे। अर्जुन क्रिश को शांत रहते हुए देख करके थोड़ा देर तो वो भी चुप रहते हैं, लेकिन फिर वो क्रिश की तरफ देखते हुए पूछते हैं, ऐसे अंश की ट्रीटमेंट अभी भी चल रही है? उसका जो भी दिमाग का प्रॉब्लम था, डिप्रेशन की गोलियां लेता है ना वो? ये सुनते ही क्रिश कहता है, सर की ट्रीटमेंट कब चलती है कब बंद हो जाती है कुछ समझ ही नहीं आता। वो अपने हेल्थ को लेकर ज़रा सा भी केयरिंग नहीं है सर। मैंने आज ही देखा उनको स्मोक करते हुए, और उनकी ट्रीटमेंट करना भी कौन चाहता है? ये सुनकर अर्जुन जो थोड़ा क्यूरियस होते हुए क्रिश की तरफ ही मुड़ते हुए पूछते हैं, क्यों, ऐसा क्या हुआ है? क्रिश स्टेयरिंग घुमाते हुए कहता है, सर वो एक थेरेपिस्ट था, उनको थेरेपी दे रहा था। थेरेपी में काफ़ी हद तक वो रिकवर हो रहे थे और उनका गुस्सा भी शांत हो रहा था। लेकिन फिर एक दिन एक सेशन में उस आदमी ने उस नायरा के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और बस सर का गुस्सा फूट पड़ा। अब वो थेरेपिस्ट खुद थेरेपी ले रहा है। ये सुनकर अर्जुन जो अपने सर को रब करते हुए कहते हैं, ओह माय गॉड, मतलब अंश अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है? ये सुनकर क्रिश कहता है, पूरी तरह से? वो आधी तरीके से भी नहीं रिकवर हुए हैं, बस उनका गुस्सा भी ट्रिगर हो नहीं रहा। जिस दिन हो गया तो आप समझ ही रहे क्या हो सकता है। ये सुनकर अर्जुन जो थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, फिर तो अंश नायरा के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है ना? क्रिश इस बात पर अपने सिर को हाँ मिला देता है और बस चुपचाप गाड़ी ड्राइव करने लगता है। क्रिश अपनी गाड़ी अंश के ठीक बगल वाले बिल्डिंग में रोका था, जो कि काफ़ी ऊंची और काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस बिल्डिंग नजर आ रही थी। वहाँ पर ऑलरेडी कुछ ऑफिसेस खुले हुए थे और बहुत सारे बिजनेसमैन जो कि यहाँ पर अपनी कंपनी को पहले से एस्टैब्लिश किए हुए थे। अब वो लोग जो कि बाहर की तरफ निकलते हैं, क्रिश अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए गार्ड को चाबी दे दिया था। दोनों लोग बिल्डिंग के अंदर आ चुके थे। वहीं उस बिल्डिंग का मैनेजर भाग कर आता है और क्रिश को देख करके अपना सिर झुकाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर। सर अब वो कह रहे थे क्लाइंट आने वाला है कि तभी क्रिश कहते हैं, यही है, इनको लगभग 6 से 7 फ्लोर कि तभी अर्जुन जो कहते हैं, मैक्स टू मैक्स फ्लोर जितना भी मिल सकता है मेरे लिए अच्छा ही होगा। वही वो आदमी जो कहता है, सर एक लाइन से 23rd फ्लोर से लेकर के पूरा 30 फ्लोर तक खाली है, मतलब अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आप कहें तो वहाँ पर आपका सेटअप हो सकता है। अर्जुन जो कहते हैं, चलिए देखते हैं। और फिर वो क्रिश से बातें करते हुए अंदर की तरफ आकर कहते हैं, तुमसे कुछ कहा था मैंने क्रिश, याद है? क्रिश अर्जुन से पूछता है, सॉरी सर, पर मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी, क्या कहा था आपने? अर्जुन जो कहते हैं, असिस्टेंट के बारे में बात की थी मैंने। हाँ असिस्टेंट, हाँ सर, मैं करता हूँ इस पर काम। 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा सर। अर्जुन जो कहते हैं, जितना जल्द से जल्द हो सके करने की कोशिश करो। और फिर वो अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, बस एक बार अनु के साथ मेरी शादी हो जाए और मैं यहाँ पर सेटल हो जाऊँ, उसके बाद मुझे मुंबई में इसका बहुत बड़ा ब्रांड खोलना है। फैशन एंड सिटी को एक नया पहचान मिलना चाहिए। सऊदी अरब में वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी फेमस हो चुका है, लेकिन इसे एक इंडिया का तड़का देना चाहता हूँ मैं, और इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ लोकल मॉडल्स को भी मैं हायर करूँगा। अब वो 23rd फ्लोर पर आकर के रुकते हैं। लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। मैनेजर जो एक एक जगह पर एक्सप्लेन करते हुए अर्जुन को सारी चीज़ें दिखाने लगा था। तभी अर्जुन की नज़र कांच पर जाती है, जहाँ से ठीक इस वक्त अंश के ऑफिस की बिल्डिंग दिख रही थी, जिसे देखकर वो क्रिश की तरफ घूमते हुए कहते हैं, इसने पूरी बिल्डिंग क्यों हायर की है? ये चाहता तो 4-5 फ्लोर में भी काम चला सकता था, राइट? इस बात को सुनते हुए कृष्ण कहता है, सर ये उनकी अपनी बिल्डिंग है, उन्होंने इसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली डिज़ाइन करवाया। पहले तो हाँ, वो भी एक बिल्डिंग को रेंट पर लिए थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया और इन्होंने मुंबई में ऐसी बिल्डिंग खड़ा कर दी। सच कहूँ तो ये पहले किसी और के लिए बनने वाला था, लेकिन फिर उस क्लाइंट के साथ थोड़ी बहुत मुठभेड़ हो गई और फिर सर ने कहा कि इस बिल्डिंग को तो मैं अपनी तरीके से यूज़ करूँगा। और आपको विश्वास नहीं होगा, मगर मुंबई में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश बिल्डिंग में इसका भी एक नाम है। अर्जुन जो कहते हैं, नाउ आई एम जेलस।
मुझे भी कुछ ऐसा ही चाहिए। फिलहाल के लिए यहीं पर काम चला लेते हैं, उसके बाद अपना दोस्त तो है ही आर्किटेक्ट और उसके दिमाग का डिज़ाइन, उफ माशाल्लाह। चलो। वो एक फ्लोर को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करते हुए कहते हैं, ठीक तो है, काम चला सकते हैं, कुछ महीने तक तो चला ही सकते हैं, राइट क्रिश? क्रिश इस बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सर। वहीं वो मैनेजर से कहते हैं, आप जाइए। क्रिश जो अभी ऑफिस के केबिन में आया था, जहाँ पर उनका मेन केबिन बनने वाला था, आसपास बहुत सारे सामान ऑलरेडी रखे थे, लेकिन तभी अर्जुन जो कहते हैं, मुझे ये थीम बिल्कुल एक जैसी चाहिए, पूरे ऑफिस का थीम, कुछ चीज़ों को बदलना पड़ेगा क्रिश। क्रिश कहता है, ओके सर, मैं करवाता हूँ। अर्जुन जो कहते हैं, डोंट वरी, मुझे पता है अंश तुम्हें बहुत काम देता है, तुमसे काम नहीं करवाऊंगा मैं, बस मुझे जल्द से जल्द कोई अच्छी से असिस्टेंट चाहिए। क्रिश कहता है, अच्छी सी चाहिए या फिर अच्छा सा चाहिए? अर्जुन जी कहते हैं, मैं कोई अंश नहीं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई लड़की हो चाहे लड़का, बस मेरा काम सुटेबली करे, दैट्स ऑल। अच्छा, क्रिश को अगल बगल देखते हुए तुरंत उनके ठीक सामने आते हुए कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब बारे में पूरी सच्चाई नहीं पता चलेगी मैं चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, और तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि अंश को हैंडल करना कितना मुश्किल है, और मेरे अलावा उसे कोई हैंडल नहीं कर सकता क्रिश। मुझे पता है कि तुम मुझे सच बताने से बार बार कतरा रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे अपने दोस्त के बारे में जानना है। वो बहुत परेशान है और उसकी परेशानी आज मैंने देखी है, जिस तरह से उसने नायरा के हाथ को पकड़ रखा था, जैसे मैं अपने साथ उसे खींच कर ले जा रहा था, इतना तो समझ में आ रहा था कि वो नायरा के लिए तो आज सबसे नहीं लड़ने आया था। क्रिश जो कहता है, नायरा के लिए वो कभी नहीं लड़ सकते, और भला क्यों ही लड़ेंगे, उस लड़की से तो उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नायरा जो दरवाज़ा खोल करके अंदर आती है और ट्रे में एक छोटे से कप में उनके डिमांड एस्प्रेसो ले आकर के उनके सामने रखते हुए कहती है, यही बन पाया मुझसे। अपने लैपी में कुछ टाइप कर रहे थे और नायरा को देखकर और फिर उस सामने रखी चीज़ को देखकर कहते हैं, अच्छा चलो फाइनली तुमसे बना तो सही, आधे घंटे लगा दिए तुमने। ये सुनकर नायरा जो कहती है, हाँ तो सीखना था, फिर बनाना था, अब जैसे तैसे बन गया है, इसे पीकर बताइए ठीक तो है ना, फिर मैं जाती हूँ। अंशु कहते हैं, कहाँ जाती हो, यहीं पर बैठो। नायरा जो कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कि तभी अंशु हल्का सा अपने आप को साइड करते हुए काउच पर उसे खींच कर बैठाते हैं और ट्रे से उस छोटे से कप को लेकर के नायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, टेस्ट करो इसे। ये सुनते ही नायरा जो खड़े होते हुए कहती है, मैं क्यों टेस्ट करूँ? अंशु से कहते हैं, कम ऑन करो, कोई जहर या शराब नहीं पिला रहा, बस कॉफ़ी तो है तुम्हारे नज़र में। ये सुनकर नायरा जो कहती है, पर आपने तो इसे कोई एरोसो एक्सप्रेसो एरोस। अंशु कहते हैं, एस्प्रेसो। नायरा जो कहती है, हाँ एक ही बात है, मैं कैसे पी सकती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बनाया गया है, आप इसे पीजिए ना प्लीज़, मुझे नहीं पीना। लेकिन अंश उसको हाथ में उस कप को थमा करके ज़बरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहते हैं, पीना तो पड़ेगा, प्यार से पी गया फिर ज़बरदस्ती। और ये बोल करके उन्होंने लैपी को अपने ठीक बगल में रख दिया था और वो नायरा के करीब बढ़ते जा रहे थे। नायरा तुरंत ही अपना दोनों हाथ दिखाकर उनको रोकते हुए कहती है, ठीक है, ठीक है, मैं पीती हूँ, लेकिन अगर मेरा झूठा हो गया तो आप कैसे पियेंगे? अंशु कहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कहा है कि तुम्हें सिर्फ इसे थोड़ा सा पीना है, पूरा पी जा और फिर दोबारा बना कर लाना। नायरा जो अपने सर को हल्का सा हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ जी। वो थोड़ा डर तो रही थी क्योंकि अंश उसे कुछ पीने के लिए दे रहे हो और नायरा उसे चुपचाप पी ले, ऐसा कैसे हो सकता था। उसे पता था कि अगर अंश उसे कुछ खाने पीने का सामान दे रहे तो उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होगा। वो जैसे तैसे बस भगवान का नाम लेते हुए कप को अपने होठों से लगाती और जैसे उसने एक सिप उस एस्प्रेसो कर लिया था, वो एकदम से पहले तो अपनी आंखें बंद करती है और फिर अपनी आंखों को बड़ी करके अंश की तरफ ही देखने लगती है। अंश उसको जैसे अभी पूछने वाले होते हैं, कैसा लग। अब उनकी बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन तब तक नायरा के मुंह से वो अपने आप ही उगल जाता है और वो उसे एकदम सामने की तरफ थूकते हुए कहती है, छी, ये तो बहुत कड़वा था। लेकिन अंश जो उसको अपनी आंखें लाल करते हुए देख रहे थे, ऑब्वियसली अब नायरा की हरकत ही कुछ ऐसी थी। उन्होंने अभी से टी शर्ट को नायरा ने खराब कर दिया था और वो काफी गुस्से में खड़े होते हैं और उसे भी खड़े होने का इशारा करते हुए कहते हैं, उठो राइट नाउ।
नायरा जो कांपते हुए खड़े होते हुए कहती है, मैंने तो मना किया था ना। अंश उसकी बाजू पकड़कर जबरदस्ती उस कप को नायरा के होठों तक टच कराते हुए कहते हैं, अब तुम्हें यह पूरा पीना है और बिना मेरे ऊपर थूके। नायरा जो उस कप को दूर करते हुए कहती है, मुझे नहीं पीना है प्लीज। लेकिन अंश जो अपने पूरे हाथों की ताकत से पूरे कॉफी को उसके मुंह के अंदर डाल दिए थे और उनकी यह हरकत इतनी अजीब थी कि नायरा जो अंदर अंदर काफी ज्यादा घबरा रही थी कि आखिर ये कैसे पागल इंसान से पाला पड़ा है नायरा का। और तब तक उन्होंने उस कॉफी को नायरा के होठों से अलग नहीं किया था जब तक वो उसे पूरी तरह से स्वेलो नहीं कर जाती। और जब फाइनली अंश ने नोटिस कर लिया था, वो कप को साइड में ऑलमोस्ट फेंकते हैं और फिर नायरा के चेहरे को जोर से दबाते हुए कहते हैं, आइंदा से इस तरह की हरकत की ना तो जुबान काट दूंगा तुम्हारी। नायरा जो अपने हाथों से अंश के हाथों को अपने गाल से हटाते हुए कहती है, आपकी जबरदस्ती की घात होती है, आप क्या पागल है? कितना कड़वा था, पानी कहाँ है? वो जल्दी जल्दी पानी ढूंढने लगी थी। वहीं अंशु जग को जल्दी से जाकर अपने हाथ में पकड़ते हुए कहते हैं, नहीं मिलेगा। नायरा कहती है, मुझे पानी चाहिए। अंशु कहते हैं, नहीं मिलेगा, मैंने कहा ना, अब ऐसे ही रहो तुम। नायरा कहती है, ये तो मेरे गले में अटक गया है, मुझे पानी की जरूरत है, आप समझ क्यों नहीं रहे? ये बहुत कड़वा था। अंशु कहते हैं, मैं कड़वा था ना तुम्हारे लिए? तो क्या कहा था? कड़वी चीजें कड़वी लोगों को पसंद आती है। नायरा अपने गले पर हाथ फैलाते हुए कहती है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पानी चाहिए बहुत ही, मेरा गला दिक्कत कर रहा है, प्लीज। मैंने आज तक इतनी हार्ड कॉफी कभी नहीं पी। वो वाकई कुछ ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड था और अंश इस बात को अच्छी तरह से जानते भी थे। मैं अंश एक स्मार्ट करते हुए नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, एक बार और रिक्वेस्ट करो प्लीज, मुझे पानी की जरूरत है। नायरा जी कहती है, मैं आपको कोई प्लीज वीज करके नहीं बोलने वाली, चुपचाप से पानी दीजिए, और अगर आप नहीं देंगे तो क्या हुआ, मैं नीचे जाकर नहीं पी लूंगी क्या? लेकिन जैसे ही वो भाग करके दरवाजे तक पहुंचती, दरवाजा खुलता ही नहीं है, जिसे देख कर अंश हंसते हुए कहते हैं, तुमने क्या मुझे मामूली समझ रखा है? अगर मुझे किसी को परेशान करना होता तो मैं पूरी प्लानिंग के साथ करता। नायरा जी कहती है, तो ये घटिया सी चीज आप मेरे लिए बनवाए थे? अंश कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल चीज क्यों बनवाऊंगा? तुम्हें पानी चाहिए तो मुझसे रिक्वेस्ट करो, बेग करो कि तुम्हें मैं पानी दूं, वरना भाड़ में जाओ। नायरा जो काफी गुस्से में अंश के सामने आती है और जबरदस्ती जग को खींचने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, मुझे पानी चाहिए, पीना है मुझे, पानी क्यों नहीं दे रहे आप? जितनी तेज नायरा ने चिल्लाया था, अंश और ज्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और पूरे जग का ढक्कन खोल करके सारा पानी उसके मुंह पर मारते हुए कहते हैं, ये लो पानी। 2 मिनट के लिए तो नायरा एकदम से सन्न रह गई थी, क्योंकि पानी जो इतने जोर से उसके मुंह पर लगा था, उस फोर्स को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई थी और जाकर के पीछे धड़ाम से बेड पर गिरती है। और गिरने के बाद भी वो थोड़ी देर के लिए शांत रह गई थी। फिर वो धीरे से उठकर बैठते हुए कहती है, पीना था मुझे पानी, नहाने के लिए नहीं चाहिए था। अंश उसको इस हालत में देखकर कहते हैं, पहले तो मेरे बेड से खड़ी हो जाओ। और जग को साइड टेबल पर रखते हुए कहते हैं, अब इसी तरह से पड़ी रहो तुम यहीं पर। नायरा अपनी कमर पर हाथ रखती है और फिर जल्दी से अपने सारे बालों को पीछे करके पानी को अपने मुंह से हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, मैंने आप जैसा अजीब, पागल और साइको इंसान नहीं देखा है, पता नहीं क्या करना चाहते आप मेरे साथ। अंश उसको अपनी उंगली दिखाते हुए कहते हैं, बताओ मैं क्या करना चाहता हूँ। नायरा भी पूरे जोर में आकर के अंश के सामने नीचे बैठते हुए कहती है, ऐसी रहूंगी मैं भी, हिलने वाली नहीं हूँ यहाँ से। अब कुछ कहीं का मुझे बनाने के लिए बना कर लाती हूँ आपके लिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी नायरा की अकड़ देखकर के अंश बस परेशान होकर के अपने लैपटॉप को अपने लैप पर रख लिए थे और अपने कीपैड पर अपना हाथ फेरने लगते हैं और जल्दी जल्दी कुछ टाइपिंग करने लगे थे। वही नायरा जो मुंह फुलाए बस अपनी आंखों को अंश के ऊपर ही गड़ाए हुए थी, वो भी बिना पल के झपकाए। अभी वो काम कर ही रहे थे कि तभी उनके फोन पर किसी का कॉल आया था। उनका फोन इस वक्त बेड पर पड़ा हुआ था, जिसे देख करके वो नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, लोमड़ियों की तरह मुझे घूरना बंद करो और जा करके मेरा फोन लेकर आ। नायरा चुपचाप बैठे हुए कहती है, मैं नहीं जा रही, मैं उठूंगी नहीं यहाँ से। तभी अंश उसको घूरते हुए अपना दांत पीसते हुए कहते हैं, तुम प्यार से जा रही हो या नहीं? जिस लहजे में अंश ने बोला था, उनका वैसे तो टोन बहुत ही स्लो था, लेकिन वो जितने गुस्से में बोले थे, नायरा जल्दी से खड़े होते हुए कहती है, जा रही हूँ ना, ऐसे क्या गुस्सा कर रहे हैं? वो खड़ी होती है और फोन की तरफ देखते हुए कहती है, काश मैं इस फोन के टुकड़े टुकड़े कर पाती, पता नहीं क्या समझते हैं लॉर्ड गवर्नर। और वो आकर के अंश को फोन देती तो है, लेकिन तभी अंश
अपने हाथ को कीपैड पर रखे हुए नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, रिसीव करो और मेरे पास लेकर आओ। नायरा जो फोन को रिसीव करके हल्का सा झुकते हुए अंश की तरफ ही उस मोबाइल को कर दी थी। दूसरी तरफ से क्रिश अंश से कुछ पूछने के लिए फोन किया था। सर, अगर आप फ्री हो तो कॉन्फ्रेंस मीटिंग करा दी जाए आपकी। यहाँ पर मैंने कॉन्फ्रेंस रूम में सबको बुला लिया है सर। अंश से पूछते हैं, पर तुम तो अर्जुन के साथ बिल्डिंग टूर पर गए थे ना, वो हो गया क्या? मिल गई बिल्डिंग? ये सुनकर कृष्ण कहता है, हाँ सर, वो भी यहीं पर बैठे। उन्हें बगल वाली बिल्डिंग थोड़ी बहुत एडजस्टेबल लगी है, वहीं पर अपना काम शुरू कर लेंगे और उसके बाद से वो कोई दूसरी जगह देखेंगे। सोचते रहें कि आपसे कुछ मॉडलिंग करवाई जाए, बाकी अब उनसे आप बात कर लीजिएगा सर। फिलहाल आपकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग का क्या करूँ? अंशु कहते हैं, ठीक है, 5 मिनट में कनेक्ट करो, जब मैं मैसेज करूँगा तब करना। ये सुनकर कृष्ण अपना फ़ोन रखते हुए कहता है, ओके सर। नायरा जो बस चुपचाप खड़े इधर उधर देख रही थी, वो हल्का सा झुकी हुई थी। वहीं अंशु एक बार शीशे के बगल में नायरा को खड़ा देखकर कहते हैं, बात हो गई है मेरी। वहीं नायरा जी कहती है, तो क्या करना है मुझे? मेरे मालिक जी आप ही बताएंगे ना। आज जैसे ही नायरा की तरफ मुड़कर देखे थे, उनकी नज़र जो नायरा के चेहरे पर नहीं बल्कि किसी और ही चीज़ पर जाती है, जिससे वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, सड्यूस करने का तरीका है तो काफ़ी अच्छा, मगर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर इस तरह के डोरे डालने से ना तो मैं पिघलने वाला हूँ ना तुम्हारे साथ अच्छा बनने वाला हूँ। नायरा ये बात सुनकर के थोड़ा चिढ़ते हुए अंश के थोड़ा दूर जाकर के सामने खड़े होते हुए कहती है, आपने कहा था मुझसे कि मैं झुक करके आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये सब नहीं करती हूँ। अंश एक भावे तानते हुए पूछते हैं, क्या सब नहीं करती हो? नायरा जो अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहती है, वही जो भी आपने बोला है, वो बहुत गंदी चीज़ होती है। अंश अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, पता है मुझे तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो, ज़्यादा अपने बारे में एक्सप्लेनेशन मत दो। ये बोलते बोलते अभी अंश की नज़र तो नायरा के चेहरे पर थी, लेकिन जैसे उनकी नज़र चेहरे के आ रहे पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स पर पड़ती है जो कि नीचे की तरफ जाते जाते नायरा के सूट के अंदर पहुंच रहे थे। अंश की नज़र अब फाइनली पहुंचती है उसके परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर पर, क्योंकि जिस तरह से अंश ने उसके मुंह पर पानी दे मारा था, ऑब्वियसली जग का पानी इतना ज़्यादा था कि वो पूरी तरह से उसके सूट को भिगा चुका था और पूरे सूट जो जा करके नायरा की बॉडी से चिपक चुके थे। वैसे ही पहले बाथरूम में सूट थोड़ा बहुत भीगा था तो हल्का फुल्का ही ट्रांसपेरेंट हुआ था, लेकिन अब तो पूरी तरह से उसकी बॉडी भीग चुकी थी और उसके साथ ही उसका सूट भी। बॉडी के साथ वो सूट चिपकते हुए अंदर के पूरे फिगर को अच्छी तरह से उभार कर दिखा रहा था और अंश जो कि बस अपनी थूक गटकते हुए नायरा के उस परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर को देखे ही जा रहे थे। चिढ़ते हुए नायरा ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ तो किया हुआ था, लेकिन जब फाइनली अंश कुछ बोलते नहीं तो जाकर के वो दोबारा से चुपचाप नीचे बैठ जाती है और साथ ही उसने अपने दुपट्टे को भी ठीक तरीके से अपने आप को कवर करने के लिए यूज़ कर दिया था। अंश उसको देखते हैं और फिर एसी की तरफ देखकर कहते हैं, ठंड नहीं लग रही तुम्हें? नायरा जी कहती है, नहीं लग रही है, और मेरी इतनी चिंता मत करिए, अपना काम करिए आप। एक तो अंश उसकी केयर कर रहे थे, ऊपर से नायरा के इस टोन को सुनकर अंश कहते हैं, नहीं लग रही ना ठंड, तो एक काम करो, इस साइड में आकर बैठो जरा। नायरा जो अंश की तरफ देखकर पूछती है, कौन से साइड में? अंश ने बस हाथों से इशारा कर दिया था। नायरा को क्या था, वो जल्दी से खड़ी होती है और अंश को परेशान करते हुए कहती है, जैसे ही आपकी आज्ञा मालिक जी। और फिर वो गुस्से में आकर के उसी तरफ बैठ गई थी। थोड़ी देर तो वो बैठी रहती है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि एसी की ठंडी ठंडी हवाएं जो डायरेक्टली उसी के ऊपर पड़ रही हैं और वो अपने दांत को किटकिट करके आपस में बजाना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसे ठंडी ज़्यादा ही लगने लगी थी। एक तो उसका बदन भीगा हुआ था और ऊपर से एसी का लो टेम्परेचर की ठंडी ठंडी हवाएं। अंश बस अपने काम में व्यस्त हो गए थे और अब फाइनली उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि अंश ने ही क्रिश को मैसेज कर दिया था, वो भी तब जब नायरा धीरे से कहती है, मुझे इधर से हटना है, ठंड लग रही। आशा उसकी बात को जानबूझ करके अवॉइड करके क्रिश को मैसेज करते हुए कॉन्फ्रेंस मीटिंग शुरू कर दी थी, ताकि नायरा उनसे कुछ बोल ही ना पाए। और तभी वो खुद को म्यूट करते हुए स्क्रीन की तरफ ही देखते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारी आवाज़ दोबारा से मेरे कानों तक पहुंची तो अच्छा नहीं होगा। मैं सबके सामने ले आकर के तुम्हें इसी हालत में सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और पता है ना कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं तुम्हें सबके सामने। नायरा जो किटकिट दांत बजाते हुए कहती है, मुझे पता है आप कुछ गंदा ही बोलेंगे मुझे, पर मुझे ठंड लग रही है। अंशु कहते हैं, लगनी चाहिए, जब मैंने पूछा था तब तो बहुत गुस्सा कर रही थी, अब शांत रहो। और फिर से वो खुद को अनम्यूट करते हुए
आगे की मीटिंग को कंटिन्यू कर रहे थे। नायरा से और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो खुद से कहती है, मैं इनकी इतनी भी क्यों बात मानूं, मैं खड़ी हो जाती हूँ ना। से खड़ी होती है और अभी अंशु अपने ध्यान को पूरी तरह से स्क्रीन में गड़ाए हुए थे। तभी अचानक ही अर्जुन को कुछ नजर आता है। नायरा जैसे ही खड़ी हुई थी, अर्जुन जो दूसरी तरफ से कहते हैं, एक मिनट, अंश तो अकेले है ना। अंश और कृष्ण से कहते हैं, ये मेरे वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा है। अर्जुन जो कहते हैं, मैं तो कब से यहीं पर था, हाँ पर तेरी नजर नहीं पड़ी मेरे ऊपर। अंश जो कहते हैं, पर ये मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस है, कोई पार्टी नहीं चल रही है जहाँ पर तू भी घुस गया है। अर्जुन जो कहते हैं, हाँ वो बात तो सही है, लेकिन ये बात सिर्फ मेरे लिए अप्लाई होती है या फिर जो तेरे कमरे में उसके लिए भी अप्लाई होती है। कोई और भी इंटरप्ट कर रहा है तुझे और साथ ही तेरे इस वीडियो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग को। ये सुनते ही अंश अगल बगल देखते हैं और फिर जैसे उनकी नज़र पहुंचती है उस कॉर्नर पर जहाँ पर वो अभी नायरा को बैठने के लिए कहे थे, वो तुरंत ही उस तरफ जैसे देखे थे वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। और फिर उनकी नज़र जो अगल बगल उसी लड़की को ढूंढने लगती है। तभी वो अपने स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखे थे जहाँ बैक साइड में मिरर में उन्हें कुछ रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी। 4 पैरों पर एक इंसान जो कि धीरे धीरे अंश के पीछे से भागने की कोशिश करते हुए दरवाजे तक पहुंचने की ट्राई कर रहा था। और ये 4 पैर पर चलने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि नायरा थी, जो कि जल्दी जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश तो कर रही थी, मगर रिफ्लेक्शन से सब कुछ स्क्रीन पर नजर आ रहा था। और स्क्रीन पर नजर आने का मतलब था कि सबको ये बात नजर आ रही है, बस नोटिस अर्जुन ने किया था, या यूं कह रहे कि अंश को ये नोटिस कराने के लिए अर्जुन के अंदर ही बस ये गट्स थी। बाकी सारे लोग इस बात को देख कर भी नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अंश दांत पीसते हुए अपनी मुट्ठी को कसते हुए दोबारा से खुद को म्यूट करते हुए कहते हैं, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ तुम्हें। नायरा जो खुद से कहती है, तुझसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ, तू तो उन्हें नजर भी नहीं आ रही, वो तो मीटिंग में व्यस्त है, बस दरवाजा थोड़ा ही तो दूर है, यहाँ से निकल जाती हूँ वरना इंसान पागल कर देगा मुझे। वो दोबारा से बस चले ही जा रहे थे। स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन जो अभी भी कंटिन्यू थी। तभी अंशु काफी गुस्से में लैपटॉप को बंद करते हैं और खड़े होकर के अपने काउच के ठीक पीछे आते हुए कहते हैं, तुम वाकई दिमाग की मरीज हो। ये बात नायरा को सुनाई दी थी। वो पहले तो सोचती है, जरूर अपने किसी एम्प्लॉय से बोल रहे हैं, मुझसे थोड़ा बोलेंगे। और फिर वो अपने हाथ पैरों को आगे आगे बढ़ाने लगती है, लेकिन तभी उसका हाथ पड़ता है किसी के पैरों पर, और जैसे उस पैर पर उसका हाथ गया था वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखने लगती है। और जैसे उसने अपनी गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ देखा था तो अंश जो कि अपने पॉकेट में हाथ डाले उसी को घूरे जा रहे थे। नायरा जल्दी से खड़ी होती है और ठीक तरीके से अपने सूट और दुपट्टे को करते हुए कहती है, आप तो मीटिंग कर रहे थे ना। अंश उसके कलाई को पकड़ते हैं और फिर उसे अपने सामने लाते हुए कहते हैं, इधर आओ जरा, एक बात बताओ, तुम ये जानवरों की तरह क्यों चल रही थी? कम से कम चलना ही था तो इंसानों की तरह चल कर जाती ना, और सामने से भी तो जा सकती थी, पीछे से क्यों जा रही थी? नायरा जो कहती है, सामने से जाती तो आप मुझे जाने कहाँ देते, मुझे ठंड लग रही थी, वहां से हटना था मुझे। अंशु कहते हैं, इतना बड़ा कमरा है, तुम कहीं और नहीं जा पा रही थी? नायरा जो कहती है, मुझे लगा आपके सामने से हट जाऊंगी तो आप भूल जाएंगे कि मैं वहां पर बैठी थी, और फिर आप मुझे घूरेंगे नहीं और साथ में यहाँ से निकल भी जाऊंगी। मैं कमरे से बाहर निकलना था, आपके सामने रह करके मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी। अंश उसकी कलाई को जोर से पकड़े हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया है? 25 लोगों के सामने कितना एम्बैरस हुआ मैं तुम्हारी वजह से। नायरा को जिस तरीके से उन्होंने खींचा था, नायरा की थोड़ी बहुत बॉडी जो अंश के बॉडी के साथ टच होने लगी थी, जिससे नायरा का अनकंफर्टेबल होते हुए अपने आप को पीछे करते हुए कहती है, मेरी क्या गलती है? आपकी गलती है ये सब, मुझे इस तरह क्यों रखे थे यहाँ पर? और मैं तो पीछे से जा रही थी, वो भी छुपते हुए, ताकि आपके सामने लैपटॉप में नजर ना आऊं। इतना मेहनत करने के बावजूद भी कैसे नजर आ गई मैं? अंश उसको पीछे की तरफ मोड़ कर जैसे शीशे में दिखाए थे और अपनी उंगली को दिखाते हुए कहते हैं, इसे मिरर कहते हैं, जहां रिफ्लेक्शन होती है। फिजिक्स पढ़ा है तुमने? वो रिफ्लेक्शन मेरे स्क्रीन के कैमरे पर नजर आ रही थी, और कैमरे में जो भी चीज नजर आता है ना, वो सब कुछ वहां पर बड़े से स्क्रीन में नजर आता है, जो मेरे कॉन्फ्रेंस मीटिंग के हॉल में लगा हुआ है। और उस बड़ी सी टीवी में तुम्हारी ये 4 पैरों की हरकतें नजर आई हैं सबको। क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में कि मैं किसी लड़की को 4 पैरों पर चला रहा हूँ? नायरा जो इस बात पर चुप रह गई थी, वही अंशु कहते हैं, पागल नहीं समझेंगे लोग मुझे। नायरा जो कहती है, समझने वाली क्या बात है, आप तो वैसे भी हैं। और ये बोलते हुए वो भी टर्न हो ही रही थी, लेकिन तभी वो जैसे खुद को प्रॉपरली शीशे में देखी थी, वो अपने आप को देख करके एकदम से हैरान रह गई थी, और उसका मुंह जो एकदम से खुल जाता है। अंश जैसे अभी उसको शीशे में देख करके अपनी तरफ टर्न करते
उसके एक्सप्रेशन को देखकर कहते हैं, अब क्या? तुम्हें थोड़ा लेट से समझ में आता है कि तुमने अभी क्या कांड किया है? अब क्या एक्सप्रेशन दे रही हो? जो होना था वो हो गया है। लेकिन नायरा अपने पलकों को नीचे झपकाते हुए कहती है, हाँ मैं ऐसे। और वो जल्दी से शीशे से दूर होते हुए कहती है, मेरे कपड़े। और जल्दी से वो अपने आप को दुपट्टे से ढकते हुए कहती है, हाँ आपने कुछ देखा तो नहीं? ये बोलते हुए उसकी नज़र नीचे थी और उसके गोल गोल और खूबसूरत गाल जो कि अब धीरे धीरे पिंक होने लगे थे। नायरा को इस तरह घबराता हुआ देख कर अंश को काफ़ी खुशी मिली थी कि चलो फाइनली किसी तो बात से ये लड़की परेशान हुई। और उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, जो देखना था मैंने देख लिया है। वैसे काफ़ी परफेक्ट है तुम्हारी फिगर। इसे इतना छुपा कर क्यों रखती हो तुम? नायरा जो नाक से खोदते हुए कहती है, तो क्या अपने शरीर की नुमाइश करते फिरूं? आपको लगती होंगी मैं ऐसी लड़की हूँ, लेकिन मैं हूं नहीं ऐसी। मेरा हाथ छोड़िए। तभी बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था, जिसे देखते हुए नायरा जल्दी से अभी इस दरवाजे के पास जाते, लेकिन अंश उसको पीछे करते हुए कहते हैं, मैं देखता हूँ। दरवाज़ा जैसे ही खुला था, बाहर सम्राट जो कि अपने हाथ को दीवार पर रखे अंदर की तरफ झांकते हुए कहता है, अंश तू यहाँ पर है? हाँ वैसे यहीं पर होगा। एक्चुअली तुम्हें और तेरी उस होने वाली बीवी को बुलाया जा रहा है नीचे। कुछ रस्मों की बात हो रही है। अंशु कहते हैं, क्या बात है? बहुत जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप तो। बड़े भाई का फर्ज याद आ गया क्या, जो फैमिली के साथ बैठ कर के रस्म और रिवाज की बातें कर रहे हैं? ये सुनकर सम्राट हंसते हुए कहता है, ये जो अपने चेहरे पर तूने बहुत ही अकड़ बना रखी है ना, बहुत जल्दी टूटने वाली है बेटा। और जहाँ तक बात रही तुझे बुलाने की, तो मैं तुझे नहीं, उस लड़की को बुलाने आया हूँ। कम से कम इसी बहाने उसे देख तो लूँगा। ये बात सम्राट बहुत तेज़ नहीं बोल रहे थे, बस इतना ही तेज़ बोल रहे थे कि अंश को ये सब सुनाई दे। नायरा को समझ नहीं आता, क्योंकि अभी वो काफ़ी पीछे थी कि इस वक्त बाहर खड़ा कौन है, और अंश ने भी दरवाज़ा पूरी तरह से नहीं खोला था। तभी नायरा जो भाग करके दरवाजे के पास आती ताकि वो यहाँ से बाहर निकल पाए, उसने अपने दुपट्टे को भी अपने गर्दन के पास रख लिया था, जिससे अब उसकी बॉडी उभर कर दोबारा से दिखने लगी थी। वो हड़बड़ाहट में जा रही थी, जिसकी वजह से जैसे ही उसने सामने सम्राट को देखा था, वो एकदम से हैरान रह गई थी। और सम्राट उसे देखकर ऊपर से नीचे तक करके अपने लिप्स पर इधर उधर फेरते हुए कहता है, वाह, तो यहाँ पर ये सब चल रहा है और तुम इसके कमरे में? अंश बीइंग नॉटी नॉटी। अंश ने जैसे ही अपने बगल में खड़ी नायरा को देखा था, और नायरा जैसे ही सम्राट की तरफ देखी थी, नायरा तो हैरान रह गई थी और एकदम से सतपका करके वो कुछ समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। लेकिन तब तक अंश उसको तुरंत ही अपने ठीक पीछे करते हुए कहते हैं, निकलो यहाँ से। सम्राट जो कहता है, अरे यार क्या हो गया? देख ही तो रहा था, और वैसे भी इस घर की होने वाली छोटी या यूं कह रहे बड़ी बहू है ये, थोड़ा बहुत मुझे भी तो देखने का हक मिलना चाहिए ना। लेकिन तभी अंशु सम्राट के सीने पर जोर से हाथ मारते हुए उन्हें पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहते हैं, तमीज से बात करो। जितने जोर से सम्राट को अंश ने एक ही हाथ से धक्का दिया था, वो कम से कम 6 से 7 कदम पीछे जा करके ऑलमोस्ट बाउंड्री से टकराने वाला था। लेकिन तभी वो गुस्से में अंदर आते हुए कहता है, क्यों तमीज से बात करूं? हाँ, बहुत तमीज सिखा रहा है मुझे। तू क्या कर रहा था इसके साथ? और फिर वो पीछे नायरा की तरफ देखने की कोशिश करते हुए कहता है, और तुम क्या कर रही थी इसके साथ? कमरे में रंगरलियां मना रही थी? अभी तो शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो रही हो लड़की। ऐसे मुझ में और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, मैं भी तो इसकी तरह हैंडसम हूं ना, मेरे साथ भी कभी ट्राई करो। अंश को और ज्यादा रहा नहीं जाता, और जिस हाथ पर अभी उनके चोट लगा था, उसी हाथ से वो सम्राट के मुंह पर इतने जोर से पंच मारे थे कि उनका सिर जाकर के दीवार से टकराता है, और वो जोर से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अंश हिम्मत कैसे हुई, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अंश उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं, तो हरकत भी बड़े भाइयों की तरह रखा करो। कमीनों की तरह अगर हरकत करोगे तो मेरे अंदर का भी कमीनापन देख ही लोगे तुम। और इज्जत करो, मेरी होने वाली बीवी है ये, जब इसके सामने आया करो नजरें नीचे झुका लिया करो, वरना कहीं ऐसा कि अभी तक तो दिमाग का इलाज चल रहा है और आंखों का भी इलाज शुरू हो जाए। निकलो यहाँ से। और ये बोल करके काफी झटके से सम्राट को अंश ने बाहर धक्का दे दिया था। जैसे ही दरवाजा बहुत ही जोर से बंद हुआ था, नायरा के शरीर जो एक पल के लिए एकदम से कांप गई थी। अंश पीछे मुड़ करके नायरा को अपनी लाल आंखों से घूरते हैं और उसके तरफ एक कदम बढ़ा करके उसे काउ से लगाते हुए कहते हैं,
तुम्हें सिर्फ मेरे सामने शर्म आती है? जब घूंघट करती थी तब भी सिर्फ मेरे सामने, बाकी सबको शक्ल दिखानी होती थी। और अब इस हालत में हो तब भी सिर्फ मेरे सामने शर्म आ रही है, मेरे सामने दुपट्टा करना था। तुम्हें समझ नहीं आया कि बाहर कौन हो सकता है? नायरा जो कहती है, मुझे पता होता तो मैं बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती। दुपट्टा मेरे पैर पर फंस रहा था, इसलिए मैंने बस ऊपर कर लिया उससे। आई एम सॉरी। तभी अंश जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम बाहर नहीं निकलोगी जब तक मैं कोई और कपड़े की अरेंजमेंट ना कर दूं तुम्हारे लिए। तो नायरा जब अपना चेहरा नीचे किए हुए कहती है, वैसे गलती तो आपकी है, आपने तो ये सब किया है, झूठ में मुझे मत डांटिए। अंश उसकी गालों को जोर से अपने हाथों तले दबाते हुए कहते हैं, ये जो जुबान चलती है ना, तुम्हारी कैंची की तरह काट दूंगा किसी दिन। मेरे सामने सारी बदतमीजी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन किसी और के सामने ये सारी हरकतें नहीं चलेंगी तुम्हारी। थोड़ी देर पहले तो कह रही थी कि शरीर की नुमाइश नहीं करना पसंद है तुम्हें। नायरा जो कहती है, आप फिर मुझे गलत समझने लगे ना। आपको हमेशा यही लगता है ना कि मैं अपने आप को दूसरों के सामने रिवील करने की कोशिश करती हूँ। अभी भी आपको इसी कैरेक्टर की लड़की लगती हूँ मैं। और अगर मेरे बारे में यही सब सोचते हैं ना, तो भगवान के लिए या तो मुझे मार दीजिए या तो इस शादी से दूर हो जाइए। ऐसी लड़की से शादी करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। आज इस बात पर बस उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहते हैं, कमरे के अंदर रहो तुम। और वो अपना फोन अपने हाथ में लेकर के दरवाजे को बाहर से लॉक करके निकल गए थे। और साथ ही वो क्रिश को कॉल लगाते हुए कहते हैं, मीटिंग पोस्टपोन करो, 2 घंटे बाद में मीटिंग रखता हूँ। और हाँ, इस बारे में अगर कोई भी डिस्कशन करे कि कमरे में कौन था क्या था, सबकी बोलती बंद करवा देना। क्रिश कहता है, सर आपके बारे में ये कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता। तभी अंश को थोड़ी तेज आवाज सुनाई देती, अरे इतना क्या बेसब्र हो रहा है, कुछ दिनों में तेरी होने वाली है। मुझे कहता था अनु से दूर रहा कर, अनु से दूर रहा कर। तू कितना दूर रह पा रहा है उनसे, हमारी भाभी जी से, जब देखो आपके कमरे में ही नजर आ रही है। क्यों अंश? अंश जो क्रिश को डांट लगाते हुए कहते हैं, तूने तो कहा था कि हिम्मत नहीं है बोलने के लिए सब। क्रिश कहता है, ये तो अर्जुन सर है ना, इनको थोड़ी ना मना कर सकते हैं। अंश फोरा ड्रॉप करते हुए कहते हैं, अर्जुन मेरे ऑफिस में इस तरह की बकवास मत कर, और अगर तूने नोटिस नहीं करवाता ना तो कोई देख ही नहीं पाता। इस बात पर अर्जुन जो कहते हैं, तुझे पता है यहाँ पर कितना बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है? तेरे घर में अगर मक्खी भी उड़ेगी ना तब भी नजर आएगा सबको। वो तो 4 पैरों की जीती जागती इंसान थी। सब देख करके बस मन ही मन हंस रहे थे, बस मैंने पॉइंट आउट कर दिया। खैर कोई बात नहीं, सब समझते हैं यार, वैसे भी इस एज में होता है, नहीं रहा जाता है अपने पार्टनर्स के बिना। अंश झुंझलाते हुए फोन रखते हुए कहते हैं, तुम मिल, मुझे बताता हूँ तुझे। वो फोन रखते हुए जैसे अभी नीचे की तरफ आए थे, जयचंद्र जो कहते हैं, हमने दोनों को बुलाया था, अकेले क्यों आ गए दर्शन देने के लिए आप? अंश कहते हैं, मैं कोई नहीं आया था, कुछ इंपॉर्टेंट है तो बताइए, वरना मेरे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। शालिनी जी जो अंश की तरफ देखते हुए कहती हैं, अंश पंडित जी आए हैं प्लीज। अंश आकर के काउच पर बैठते हुए कहते हैं, हाँ बताइए पंडित जी, क्या बात है? पंडित जी जो कहते हैं, आपकी कुंडली देखिए बेटा, कुंडली में सब कुछ तो अच्छा है, मगर आपका जो क्रोध है वो। अंश कहते हैं, मेरे क्रोध के बारे में बात सुनने के बाद तुरंत अंश अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, मेरे एंगर इश्यूज के बारे में मेरे दिमाग, मेरे दिल, मेरे पूरे शरीर को अच्छे से पता है, सो आप मुझे इस बारे में बताइए मत, वो बताइए जो बताने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। जयचंद्र जो कहते हैं, उस लड़की की कुंडली चाहिए हमें। कुंडली ना सही तो पाती है तो उस लड़की का नाम, पता, किस दिन वो पैदा हुई थी, उसके बारे में छोटी से छोटी डिटेल्स हमें जाननी होगी, तभी पंडित जी उस लड़की की कुंडली बना पाएंगे। तुम जा करके उस लड़की को बुला कर लाओ। जयचंद्र जो एक स्टाफ की तरफ देखते हुए कहते हैं, जाइए उस लड़की को लेकर आइए। हमने सम्राट से बोला था, लेकिन तभी सम्राट जो लड़खड़ाते कदम से सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहता है, मैंने तो बुलाया उसे लेकिन अंश ने आने नहीं दिया। यह सुनकर जयचंद्र जो कहते हैं, क्या मतलब, क्या वो लड़की अंश के कमरे में थी? सम्राट जो हंसते हुए आकर के अंश के बगल में बैठता है और सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो अंश के साथ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल और कितना ज़्यादा घुला मिला है। वो अंश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तूने बताया नहीं क्या सबको? मुझे तो लगता है रात भर वो तेरे कमरे में। तभी अंश कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी उसे अपने कमरे में बुलाया था किसी काम से। जयचंद्र जो कहते हैं, जाइए बुला कर लाइए उसे। उन्होंने एक स्टाफ से ये बोला था। ये देख कर अंशो जैसे उठने वाले होते हैं, तभी सम्राट जो उनके कंधे पर जोर से हाथ दबाते हुए कहता है, कहाँ जा रहा है? उस स्टाफ को जाने दे, फिर वो तेरी नायरा को लेकर यहाँ सबके सामने आएगा
और जिस तरह से अभी वो है ना, उस हालत को देखकर दादू को बहुत गुस्सा आने वाला है। अंशु कहते हैं, पागल मत बनो सम्राट, जाने दो मुझे। लेकिन तभी सम्राट जी कहते हैं, कहाँ जाने दो? बहुत शौक है ना अपना रुतबा और अपना गुस्सा दिखाने का। अब देखता हूँ क्या होता है। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। और सुनते रहिए शादी एक पनिशमेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।